हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक का चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो राइट्स दिए गए हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि आपको बताया गया है कंपोजिशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और उसका रिलेशन। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, जुडिशरी होते हैं, तो इनका कंपोजिशन होता है। तो इन सब का जो है बेसिक चीजें जो है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, तो इनके रिलेशन के बारे में भी लिखा हुआ है ना। तो कई सारी चीजें जानी थी, सॉरी। तो यहाँ पर ना इस चैप्टर में हम पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लिमिट लगाता है पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है अपने दायरे में रहकर काम करे, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के वॉयलेट ना करे। ओके, तो पावर्स जो है गवर्नमेंट के, उस पर लिमिट कौन लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम रहे, है ना, और सारे पर्सन अपनी जो है राइट्स को एंजॉय कर सके, सब लोग अपने अधिकारों का एंजॉय कर सके, ढंग से जी सके, है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, जो कि बेसिक राइट है जो हर एक सिटीजन को दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और इसमें मेंशन है इनकी लिमिट्स भी। तो फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है, बिल्कुल दिए गए तो इनको वॉयलेट ही नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट का कोई गलत उपयोग करता है ना, फंडामेंटल राइट का कोई जो है ढंग से यूज नहीं करता है और दूसरों के राइट्स का वॉयलेशन करता है, तो उस पर लिमिट लगा सकती है गवर्नमेंट। ओके, इन द पास्ट 6 डिकेड, तो कुछ मतलब 60 सालों में ऐसा देखने को मिला है कि स्कोप ऑफ जो राइट है वो चेंज हो गया है। ओके, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मतलब एक राइट में कई सारे और राइट्स मतलब समा गए हैं, तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में तो बात करते हैं। ओके, पर इसमें अब क्या ऐड हो गया है? राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। राइट टू हेल्थ इंक्लूड हो गया है। राइट टू जो है क्या, जस्टिस इंक्लूड हो गया है ना। तो कई सारे इसमें राइट्स इंक्लूड होते जा रहे हैं, है ना, और ज्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने के बाद में क्या जानने को मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, और इन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ओके, मतलब कि इन राइट्स को बचाया कैसे गया है, क्योंकि ये अधिकार सिटीजन को दिए गए हैं, और ये अधिकार जो है गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिट लगाते हैं। और जो चीज गवर्नमेंट को लिमिट करती है, गवर्नमेंट उसको खत्म करने की भी तो कोशिश करेगी, है ना। तो वो प्रोटेक्टेड कैसे है हमारे फंडामेंटल राइट अभी तक, है ना। तो रोल देखेंगे जुडिशरी का। जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और इंटरप्रिटेट करने में इन राइट्स को। इंटरप्रिटेट मतलब कि जो इन राइट्स का जो स्कोप बढ़ाया गया है ना, इस राइट का जो है मीनिंग और ज्यादा बढ़ता गया है ना, इस राइट में बहुत सारे और राइट्स समा गए। तो ये क्या किया उन्होंने, और ज्यादा इसका एक्सपेंड कर दिया स्कोप, इसकी मीनिंग को, है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं जुडिशरी, समझाते हैं कि इस राइट में और भी चीजें इंक्लूडेड है ना, और प्रोटेक्ट भी करते हैं फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन के। ओके, तो डिफरेंस देखेंगे हम फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिया गया है संविधान के, है ना, 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल। और डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में दिया गया है संविधान के, आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर के 51 तक। ओके, तो डीपीएसपी दिए गए, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को दिए गए हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को सिटीजन के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना है। ओके, एक अच्छी सोसाइटी बनानी है ना। तो कई सारे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है ना, अधिकार जो है आपका। तो 1982 में ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स होते हैं, तो उसमें ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने एंगेज किया, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर थे वहां पर, ठीक है, जो ये काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन वर्क का, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर ने ना एम्प्लॉय किए बहुत सारे जो गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर थे ना उनको। कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे कि जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करते हैं, जो
वो जो रेता, गिट्टी वगैरह सब ढोना, है ना? तो वो सारा काम करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो हमारे देश से कई सारे जो हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनको ले जाया गया वहाँ पर काम करने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, है ना? तो ये जो वर्कर थे इनको बहुत ही बेकार कंडीशन में वहां पर रखा है ना। उनको बहुत कम पैसे दिए जा रहे थे उनके काम के। जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है उससे भी कम। गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम वेजेस डिसाइड कर देती है कि जैसे कि 600 पर डे देना है हर एक वर्कर को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उनको ना 600 से भी बहुत कम पैसे दे रहा था, है ना। तो मिनिमम वेजेस से भी बहुत कम पैसे मिल रहे थे। तो टीम जो थी एक सोशल साइंटिस्ट की टीम, मतलब कि जो सोसाइटी के बारे में देखते रहते हैं ना कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे हैं ये लोग, है ना, और इनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दी जा रही है। तो ये गए और इन्होंने पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है ना, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना। अगर कोई और केस होता है तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे चलता है। पर अगर फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना। तो ये जो थे सोशल साइंटिस्ट, इन्होंने आर्ग्यू किया कि एम्प्लॉइंग अ पर्सन, एक पर्सन को काम पे रखा जा रहा है और उसको बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेगर है वो फोर्स्ड लेबर है, मतलब जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है उनसे, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है ना, फोर्स्ड लेबर। तो ये क्या है, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 जो है ना, ये बात करते हैं किसी भी पर्सन को आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बैगर, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले के टाइम पर क्या होता था, जमींदार होते थे, है ना, आपको पता ही होगा, जमींदार होते थे तो उनके पास में बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, है ना। तो उनके पास में कई सारे वर्कर काम किया करते थे, है ना। तो वो क्या करते थे, वर्कर्स को पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो उधार लेते थे इन ज़मींदारों से, है ना। मनी लेंडर्स भी हुआ करते थे, पैसे ले लेते थे उनसे, और फिर वो मनी लेंडर क्या करते थे, चक्रवर्ती ब्याज लगा देते थे, खूब सारा पैसे जो मतलब जो लोन है ना उसके ऊपर खूब सारा इंटरेस्ट, है ना। तो मतलब कि और फिर जो अगर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए तो और ज़्यादा इंटरेस्ट लगता जाता था, है ना। तो एक सर्कल क्रिएट हो जाता था वहां पर। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा देते थे वो लोग, है ना। मतलब कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिस्टम यहाँ पे चला करता था। तो इसकी वजह से वर्कर्स ना फंस के रह जाते थे, ना तो वो अपना एक्चुअल अमाउंट पे कर पाते थे, ना ही जो इंटरेस्ट है वो जो है उसको पे कर पाते थे, है ना। तो वर्कर्स को जबरदस्ती वो फ्री में अपने यहाँ काम करवाते थे, तो यही होता था। बेगर फोर्स्ड लेबर कहलाता था ये, जबरदस्ती काम करवाना, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है? ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 23 के। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट की प्ली और कोर्ट ने बोला कि इतने सारे जो गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट जो है ये थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, इतने सारे जो वर्कर हैं इनको एक ढंग की वेजेस मिले अपने काम के लिए, है ना। जो इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेस तो मिले एटलीस्ट, है ना। ऐसा ना हो कि फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा है, कम वेजेस में काम करवाया जा रहा है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड स्टोरी दी गई है, यहाँ पर हमने आर्टिकल 23 की बात की, वैसे तो यहाँ पर 23 के साथ-साथ 21 की भी बात आ जाती है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आ जाता है ना। और यहाँ पर जो है अब जो माचल लालोंग था वो 23 एज का था, ठीक है, उसकी एज क्या थी, 23 थी। इसको अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ पर रहता था, छुबुरी विलेज में, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट असम में रहा करता था ये, ठीक है, माचल। तो माचल ना उसको, उसके ऊपर चार्ज लगी थी कि इसने किसी को क्या किया है, बहुत ज्यादा इंजूरी पहुंचाई है, मतलब बहुत ज्यादा चोटें पहुंचाई हैं, ठीक है। तो ये ना मेंटली ठीक नहीं था, है ना, मेंटली स्टेबल नहीं था कि इसको ट्रायल पे लेकर के जाया, मतलब कि इसके ऊपर इसको जजमेंट, अगर कोई दिमाग से बीमार होता ना, मतलब वो पागल होता थोड़ा, तो उसको ना पहले उसका इलाज होता है, बाद में उसको फिर जो उसकी पनिशमेंट, उसने क्राइम किया रहता है उसकी पनिशमेंट मिलती है ना।
तो उसको ट्रायल के लिए नहीं ले जा सकते थे। उसको ना क्या किया गया, उसको जो गोपीनाथ बरदौली मेंटल हॉस्पिटल थे तेजपुर में, वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। फिर माचल जो है ठीक हो गया, है ना? और डॉक्टर्स ने जेल वालों को लिखा, अथॉरिटीज़ को 1967 में, फिर 1996 में भी, कि वो फिट है कि उसको ट्रायल के लिए आप ले जा सकें, है ना? तो ये उन्होंने लिखा। ठीक है, 1967 में भी और 1996 में भी, इतनी पुरानी बात हो गई है ना, 2-2 बार इतना उन्होंने लिखा, बट कोई अटेंशन ही नहीं था, मतलब लोगों ने इस पर ध्यान ही दिया। तो मचल जो है ना जुडिशियल कस्टडी में रहा। अगर कोई कोई इंसान जुडिशियल कस्टडी में रहता है ना, तो मतलब वो जज के बिना परमिशन के उसको जो है कोई इंटेरोगेट नहीं कर सकता। ओके, वो जेल में भी रहता है ना? जेल में बंद हो जाता है वो, ओके। जेल में बंद हो जाता है जुडिशियल कस्टडी वाला। तो माचल जो है 2005 में इसको रिलीज किया गया, मतलब इसको छोड़ा कब गया, 2005 में, जब वो 77 का हो गया था। 23 की एज में अरेस्ट किया गया था, 77 में छोड़ा गया। तो उसने ना अपनी 54 इयर्स अपनी लाइफ के जो थे जेल में बिता दिए थे, है ना? तो कस्टडी में 54 इयर्स जो उसके कस्टडी में चले गए थे। और ये जो केस है कभी सुना ही नहीं गया। मतलब जितनी उसको पनिशमेंट नहीं मिलती उससे कहीं ज़्यादा उसने पनिशमेंट भोग ली, है ना? तो ऐसी चीज़ हो गई इसके साथ में। तो जब उसको फ्री किया गया, कैसे फ्री किया गया? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो थे उन्होंने इंटरवेन किया इस पर। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है अपने कंट्री में, 1993 में बनाया गया था, ओके? तो ये एक्ट के थ्रू बनाया गया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो एक्ट था उसके थ्रू बनाया गया। तो ये क्या हो गई कि स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, है ना? तो ये देखते हैं कि कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहा, वहां पहुंच जाते हैं फिर, ठीक है? तो उन्होंने देखा यहाँ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है ना? तो यहाँ पर पहुंच गए और फिर उन्होंने इंस्पेक्शन किया और फिर इसको छुड़वाया, है ना? तो माचल की ना पूरी लाइफ जो है वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि वो जो ट्रायल में था, है ना? उसका जो है वो जेल में था, मतलब उसको जुडिशियल कस्टडी में था, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अगर उनके ऊपर केस दर्ज हो गया तो वो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते, है ना? गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं मिल सकती, तो बाहर भी नहीं जा सकते कहीं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं अगर आपके जो एफआईआर वगैरह हो जाती है तो, है ना? तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लाइफ में। ओके, तो इसकी तो लाइफ ही बर्बाद कर दी। और ऐसे ना कई सारे लोग हैं अंडर ट्रायल्स जो हैं जेल में भरे पड़े हैं। पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है पर उनका नंबर ही नहीं आ रहा केस का, भरे पड़े हैं बस जेल में, है ना? और ज़्यादातर लोग ना गरीब, इलिटरेट देखने को मिलेंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं और गरीब हैं। अमीर तो पैसे दे के छूट जाते हैं ना। हमारा संविधान जो है हर एक सिटीजन को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है आर्टिकल 21 में। तो इसका मतलब होता है एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन को फेयर और स्पीडी ट्रायल का भी अधिकार है ना? कि एकदम फेयर हो, बिना किसी धांधलेबाजी के, और जो स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी से ट्रायल हो, ताकि वो जो है, अगर उसने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिले और नहीं किया है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाए, है ना? तो माचल के केस में देखा कि उसका राइट जो है, जो संविधान ने दिया तो है पर जो प्रैक्टिस में अवेलेबल नहीं है। मतलब किताबों में तो आपको पता है बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हैं, पर जो रियल रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना? क्योंकि बहुत सारे जो हम अगर देखें भी तो इतना ज़्यादा वायलेशन होता है राइट्स का, है ना? एक तो लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, दूसरा कि अगर पता भी है तो वो यूज़ नहीं कर पा रहे, वकील ही परेशान कर देते हैं आदत तो, है ना? तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस केस में हमने देखा कि फर्स्ट इंस्टेंस में कि जो राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था, ठीक है, जो संविधान में प्रोवाइड किया, संविधान ने जो राइट्स दिए हैं, बट इनको कोर्ट में चैलेंज किया गया। एज़ अ रिजल्ट वर्कर्स जो हैं क्या हुआ, उनको वर्कर्स को राइटफुल वेजेस मिले, ठीक है? मिनिमम वेजेस उनको फिर मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो तो उनको क्या हुआ, जस्टिस मिल गया इन वर्कर्स को। ओके, तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो जस्टिस मिल गया था, सेकंड में तो बिल्कुल ही उसकी हालत खराब हो गई, है ना? तो बिल ऑफ राइट्स, अब बिल ऑफ राइट्स के बारे में देखते हैं। यूएस में ना फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये जो दोनों एग्जाम्पल देखी हमने, इम्पोर्टेंस देखने को मिला राइट्स का, जो अधिकारों का कितना इम्पोर्टेंस है।
और इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का भी है ना। राइट्स बस किताबों के लिए नहीं है, ठीक है। आपको आपने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट, आपने एग्जाम में लिख दिया, बस इतना ही सीमित नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान ने दिए हैं हमको, ठीक है। अगर कोई वॉयलेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। पहले नहीं होता था, ब्रिटिशर्स थे ना, किसी को भी अरेस्ट कर देते थे, जेल में भर देते थे, है ना। इसलिए हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि गवर्नमेंट ऐसी हरकतें ना करने लगे, इसलिए उन्होंने इतने सारे अधिकार दिए सिटीजन को। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? पुलिस भी आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है? ये भी फंडामेंटल राइट में दिया गया है, ठीक है? 24 घंटे के अंदर उनको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, अगर पुलिस आपको ऐसे अरेस्ट करती है। आजकल तो फिर रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं लोग, अगर पुलिस से बदतमीज़ी करती है तो, है ना? पर पुलिस जो है, क्या ही बोलें उनके बारे में, तो करप्ट इतने हैं। A democracy must ensure that the individual have certain rights। तो डेमोक्रेसी जो है इंश्योर करते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन के पास में कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है इन राइट्स को, ठीक है। तो हर डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को अधिकार दिए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस में होते हैं ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ठीक है। राइट्स ऑफ द सिटीजन जो है संविधान में लिखे जाते हैं। ओके, ये जो राइट्स हैं इनको ना मेंशन किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है संविधान में। संविधान में लिखे होते हैं और संविधान ही इनको प्रोटेक्शन भी देता है। कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स, इनको बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। बिल ऑफ राइट्स जो है प्रोहिबिट करते हैं, गवर्नमेंट को रोकते हैं कि गवर्नमेंट जो है राइट्स के अगेंस्ट ना काम करे, है ना, इंडिविजुअल के, और इंश्योर करे कि रेमेडी हो अगर इनके वॉयलेशन होता है राइट्स का, तो, है ना। आर्टिकल 32 है संविधान का। तो फंडामेंटल राइट्स दे दिए इन्होंने 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक। अब इसी 35 में जो इसका 32 जो आर्टिकल है ना, तो 32 आर्टिकल बोलता है रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो ये रेमेडी भी प्रोवाइड की हुई है। संविधान बनाने वाले जानते थे अगर वॉयलेशन हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे जनता, है ना। तो उन्होंने सारी चीजें सोच रखी थी। फ्रॉम होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो किससे प्रोटेक्ट करता है हमारा संविधान, जो हमारे अधिकार है, हाँ, कौन है जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। तो राइट्स ऑफ द पर्सन, जो पर्सन के राइट्स है ना, कोई भी कोई भी उसका उल्लंघन कर सकता है। मतलब कि कोई दूसरा पर्सन अगर आपके राइट का वोलेशन कर रहा है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है ना। ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल को जरूरी होता है कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिले गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन, कोई दूसरा इंसान या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हरकतें करती है तो एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए नेसेसरी होता है कि गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल के राइट्स को। ऑन द अदर हैंड, अगर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, ब्यूरोक्रेसी और या फिर जुडिशरी भी, अगर उनके कोर्स में फंक्शनिंग में अगर ये वॉयलेट करते हैं तो ये भी वॉयलेट कर सकते हैं सिटीजन के अधिकारों को, है ना। तो हर जगह हो सकता है वॉयलेशन। ओके, फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, सबसे प्यारा चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जब ये सारे लीडर्स जो थे फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे, ओके, हमारे देश को आजाद करने की बात कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने रियलाइज रियलाइज किया, उन्होंने समझा कि राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है, अधिकार तो होने ही चाहिए। नहीं तो ये ब्रिटिशर्स तो इतनी हरकतें तो ऐसी करते हैं, बिल्कुल किसी को भी मार रहे, किसी को भी पकड़ रहे हैं ना, अरेस्ट कर रहे। जो प्रॉफिट वाले जो इंडस्ट्री वाले हैं वो भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ना। तो एंड डिमांडेड द ब्रिटिश रूलर जो है, और अपने ही देश में तो वो लोग बड़े राइट्स की बातें कर रहे थे, है ना। जब हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे बाहर पढ़ के आ रहे थे, लंदन से ही तो पढ़ के आए थे ज्यादातर लॉयर्स, है ना। तो वो बाहर जाके देख कर के आते और कहते ये लोग अपने देश में तो कुछ और ही काम कर रहे हैं और हमारे देश में कुछ और ही कर रहे हैं। तो वो समझते वो ये एक्सपेक्ट करते थे ब्रिटिश रूलर से कि वो लोग रिस्पेक्ट करें हमारे राइट्स को। तो मोतीलाल नेहरू कमिटी अपॉइंट की, मोतीलाल नेहरू जो थे उनकी कमिटी आई, उन्होंने डिमांड किया बिल ऑफ राइट्स। उन्होंने डिमांड किया कि राइट्स तो होने चाहिए, अधिकार होना चाहिए जिनका जो है वॉयलेशन ना हो 1928 में। और 1929-30 में जो है डिमांड किया गया था पूर्ण स्वराज का, है ना। हमने आपको बताया था 26 जनवरी को।
सॉरी 26 जनवरी को, इसलिए उस दिन जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये नेचुरल था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तब संविधान में हमारे यहाँ पहले से प्रिपेयर्ड थे कि हमें ये अधिकार देने हैं। पता है ये जो फ्रीडम मूवमेंट इसलिए सक्सेसफुल हुआ कि क्योंकि जो लीडर्स को पता था कि अगर हम आज़ाद हो जाएँगे तो हमें अपने देश को कैसे लेकर के चलना है आगे, है ना? नहीं तो कई सारे देश तो ऐसे होते हैं जहाँ पर आज़ादी मिलती है उसके बाद में कुछ और ही चल रहा होता है। मिलिट्री रूल लग जाता है ना? मिलिट्री रूल करने लगती है वहाँ पर या फिर लीडर्स जो है गद्दी छोड़ने तैयार ही नहीं रहते, है ना? डेमोक्रेसी नाम की चीज़ बचती नहीं है। ओके, पर हमारे यहाँ ये सब पता था कि अगर देश आज़ाद होता है तो उसके आगे क्या करना है ना? और बहुत ही ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग भी थे, है ना? तो वो सब प्रिपेयर थे कि उनको क्या करना है। देयर वर नो टू ओपिनियंस ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी दो राय नहीं थी, मतलब 2 ओपिनियन नहीं थे कि इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन जो है राइट्स का संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें राइट्स लिखे गए, ठीक है? स्पेशली प्रोटेक्ट किया गया उनको और उसको क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट्स बोला गया हमारे यहाँ। जो वर्ड है फंडामेंटल, फंडामेंटल जो है ना सजेस्ट करता है कि ये राइट्स जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फंडामेंटल शब्द जोड़ा गया है ना फंडामेंटल, ये बहुत ही ये सजेस्ट करता है कि ये राइट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संविधान में और इनको सेपरेटली लिखा गया है ना? और इनके स्पेशल प्रोविज़न है इनका प्रोटेक्शन का, जैसे कि आर्टिकल 32 हमने आपको बताया ना, तो स्पेशल प्रोविज़न है ना? फंडामेंटल राइट्स जो है इतने इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको इंश्योर कर रहा है कि इसको वॉयलेट ना किया जाए गवर्नमेंट द्वारा इसके थ्रू, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बोल रहे हैं कि इन राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकती गवर्नमेंट, इतने इम्पोर्टेंट है ये फंडामेंटल राइट, हर एक इंसान के जीवन से रिलेटेड है ना? तो फंडामेंटल राइट्स जो है डिफरेंट है फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स अलग हैं दूसरे राइट जो हमको दिए गए हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, जैसे कि आर्टिकल 326 में आपको दिया गया है वोट देने का अधिकार, है ना? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और आप वोट देने चले जाओ, है ना? तो जेल में बैठे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये संविधान का अधिकार है। लीगल राइट्स होते हैं जो कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं, है ना? लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, इनका वॉयलेशन कर सकती है गवर्नमेंट, है ना? तो कुछ ऑर्डिनरी और लीगल राइट्स भी होते हैं, है ना? ऑर्डिनरी लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। ऑर्डिनरी राइट्स जो है इनको चेंज किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करते हैं बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ लॉ मेकिंग। तो जैसे एक ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है ना कि एक कानून बनाने का, तो वैसे ही ये राइट्स को चेंज भी कर सकते हैं। कौन से राइट्स को? लीगल राइट्स को, ओके, और ऑर्डिनरी राइट्स को। बट फंडामेंटल राइट को आप इतने आसानी से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है ना तो आपको संविधान में चेंज करना पड़ेगा। और संविधान में चेंज करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक तो ईज़ी वाला होता है, बाकी 2 टफ वाले होते हैं, है ना? तो ये जो है ना ये टफ वाले तरीके से चेंज होता है। ओके, अभी तो इतना ही समझो, फिर आर्टिकल 368 जब भी आएगा आपके चैप्टर में तो समझाएँगे। ओके, तो बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वॉयलेट्स देम। कोई भी ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है ऐसा काम नहीं कर सकता जो वॉयलेट करे फंडामेंटल राइट को, है ना? नहीं तो फिर उनको फिर जुडिशरी उठा-उठा के पटकती है ना? उठा-उठा के। ठीक है? एज़ वेल एज़ जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा जुडिशरी की बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पर, पावर्स आ जाती हैं कि उनको प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल राइट्स को किसी और के द्वारा अगर वॉयलेशन किया जाता है ना? बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जो है वॉयलेट करती है फंडामेंटल राइट को, अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है? तो फिर वहाँ पर रोल आता है जुडिशरी का। एग्जीक्यूटिव हो गए जो लॉ मेकिंग लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, ठीक है? या फिर लेजिस्लेचर हो गए जो लॉ बनाने का काम करते हैं। ये जो है ये डिक्लेयर कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी। तो जुडिशरी इनको इलीगल कह सकती है अगर इनके एक्शन को, अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है, ओके, तो जुडिशरी क्या बोलेगी? इसको बोलेगी ये खराब है, ठीक है, नल एंड वॉइड है, इसको खत्म करो, ठीक है, ये नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है? तो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, इन अ अनरीजनेबल मैनर, है ना? तो बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं ऐसे कानून को अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी मतलब कि अनलिमिटेड राइट नहीं है कि आपको दिया गया अधिकार तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें भी एक लिमिट होती है ना?
तो लिमिट में रह करके काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन पुट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट के पास में भी अधिकार है कि वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है फंडामेंटल राइट के, जो जब फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के उसमें। अब यहाँ पर ना ये साउथ अफ्रीका का दिया गया है, बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीका। दूसरी कंट्री का भी देखते हैं उनके यहाँ कैसे राइट्स दिए गए हैं, है ना? हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कई सारे अधिकार दिए जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन 1996 में आया। उस टाइम पर ना जब इनका संविधान बना गया और फ़ोर्स में आया, ठीक है? तो उस टाइम पर जो है साउथ अफ्रीका में ना वो फ़ेस कर रहे थे सिविल वॉर, मतलब आपस में ही सिटीज़न लड़ रहे थे वहाँ पर। तो डिसोल्यूशन ऑफ द अपार्थाइड गवर्नमेंट हमने आपको बताया था, काले और गोरे जो थे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भेदभाव हुआ करता था, है ना? ब्लैक और व्हाइट के बीच में। हर एक चीज़ अलग होती थी ब्लैक और व्हाइट की। तो अपार्थाइड जो वहाँ पर चला करता था, तो ये अपार्थाइड जो है गवर्नमेंट को ख़त्म करने के बाद जो संविधान बनाया गया, उस टाइम पर सिविल वॉर भी चल रही थी। तो साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला बिल ऑफ राइट्स देंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इनकी डेमोक्रेसी में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है? तो इन्होंने मना फॉरवर्ड किया, मतलब खत्म किया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे? रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, प्रेगनेंसी, मार्शल स्टेटस, सॉरी मार्शल नहीं, मैरिटल मैरिटल स्टेटस, ओके। तो एथनिक एंड सोशल ओरिजिन, कहाँ पर पैदा हुए हो, किस रेस से बिलोंग करते हो, ठीक है, किस जेंडर के हो, ठीक है, मैं शादी हुई कि नहीं हुई, या फिर जमाने भर की चीजें है ना, कलर वगैरह, किस कलर की स्किन है, ठीक है, एज या फिर डिसेबिलिटी, रिलीजन, ठीक है, आपका बिलीफ ऑफ का जो आपका जो विवेक है, जो आप सोचते हो, ठीक है, या फिर कल्चर हो गया, कल्चर जैसी आप प्रैक्टिस फॉलो करते हो, लैंग्वेज हो गया, बर्थ हो गया। तो किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए, ये साउथ अफ्रीका के संविधान में लिखा हुआ है। इट ग्रांट्स, ये जो है बहुत सारे राइट्स तो देते ही हैं, एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स टू सिटीजन, है ना? स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है इनके यहाँ, अगर इनके राइट्स का वॉयलेशन होता है तो, है ना? सॉरी, जो इन्फोर्स करता है इन राइट्स को, ठीक है? तो अगर इनके यहाँ ना एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाया गया है कि इन राइट्स को फोर्स में लाने के लिए, है ना? तो सम राइट्स जो इंक्लूड किए गए हैं संविधान में साउथ कोरिया के, सॉरी साउथ अफ्रीका के, तो उसका देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो राइट टू डिग्निटी है, राइट टू प्राइवेसी है, हमारे संविधान में भी है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, प्राइवेसी, फेयर लेबर प्रैक्टिस, मतलब कि लेबर के साथ में जो है गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना? उनको जो डिसेंट वेज मिले, लिविंग कंडीशन अच्छी हो उनकी, ठीक है? राइट टू हेल्दी हेल्दी एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तभी तो हेल्थ अच्छी रहेगी। एडिक्वेट हाउसिंग, है ना? घर नहीं होगा लोगों के पास में तो वो अलग ही फँसे रहते हैं ना फिर। तो रेंट का चक्कर आ जाता है ना? फिर वो एजुकेशन पे नहीं खर्च कर पाते, फूड पे नहीं कर पाते, तो हाउसिंग भी होना चाहिए, ठीक है? सब जो है मतलब सबके पास में छत तो होनी चाहिए रहने के लिए, ओके? तो राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, चिल्ड्रन के राइट भी दिए गए हैं। राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, राइट टू कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये इनके अधिकार दिए गए हैं इनके संविधान में, ओके। हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, आर्टिकल 19 से डिराइव करते हैं उसको। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो है, ठीक है, 2005 का। और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है, समझने का अधिकार है, तो तभी ना चीज़ों को जान पाएँगे, बोल पाएँगे जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड है ये, ठीक है? हमारे यहाँ भी है, ओके? तो राइट टू इक्वालिटी, अभी देखते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ओके? तो 2 सिचुएशन है यहाँ पर, इमेजिनरी सिचुएशन दी गई है, बट सिमिलर थिंग है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो डू यू थिंक इन्वॉल्व द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या आपको लगता है इसमें वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का? सदेश कुमार है, वो एक गाँव में जाता है, ठीक है? और उसका दोस्त भी रहता है उसके साथ में। उन्होंने ना चाय ली, ठीक है? चाय वगैरह ली वहाँ पर रोड साइड में, तो शॉपकीपर ना जानता था कि सदेश कुमार जो है, स्वदेश कुमार को, बट उनके जो फ्रेंड है उनको नहीं जानता था, उनकी कास्ट को, ठीक है? आफ्टर दिस शॉपकीपर ने ना स्वदेश कुमार को जो है एक बहुत अच्छे मग में चाय दी, और उनके फ्रेंड को जो है वो मिट्टी के कप में चाय दी, ठीक है? क्योंकि वो दलित था,
ओके, तो ये भेदभाव हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हुआ, ठीक है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 15 का वॉयलेशन हुआ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि किसी भी इंसान के साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 की बात हो गई, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी का भी इश्यू आ जाता है कि आप जो है इस तरीके के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पर वॉयलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का। एन ऑर्डर an order is served to four newsreader of a television channel that they will no longer read the news on screen. दे आर ऑल women, ठीक है? तो ऑर्डर दिया जाता है न्यूज़ रीडर्स को, जो न्यूज़ पढ़ने वाले होते हैं ना न्यूज़ चैनल में, तो उनको बोला जाता है कि आप जो है न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे ऑन स्क्रीन, ठीक है? तो ये सारी औरतें थी, जितनी भी इनको ऑर्डर दिया गया। रीज़न इसलिए था क्योंकि जो है एज 40 की 45 की अबव के एज के थे, ठीक है? तो इनको रीज़न दिया गया क्योंकि आपकी 45 एज हो गई है, इसलिए आप नहीं पढ़ सकते। ये क्या रीज़न हुआ, है ना? तो 2 मेल न्यूज़ रीडर्स, तो वहाँ पे ना 2 आदमी भी थे न्यूज़ रीडर, उनकी सेम एज थी पर उनको तो कुछ नहीं बोला गया था। तो यहाँ पर भी वॉयलेशन हुआ आर्टिकल 14 का और 15 का, है ना? तो ये देखो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा चार्ट है ये, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है? 14 टू जो है 18, 14 टू 18 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं कि इन द आइज ऑफ द लॉज सभी लोग जो है इक्वल है, लॉ जो है सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि कानून जो अमीरों के लिए अलग है या फिर गरीबों के लिए अलग है, तो ये सब हरकतें नहीं चलेगी, ठीक है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है सभी को, है ना? तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है आर्टिकल 15 जो है कि किसी भी, आर्टिकल 15 मूवी भी है ना, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इनके बेसिस पे तो बिल्कुल भी जो है वॉलेशन नहीं करना है फंडामेंटल राइट को। इक्वल एक्सेस है शॉप का, होटल्स का, वेल्स का, टैंक, बाथिंग, घाट्स, तो हर जगह जो है जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर सभी लोग जो है इक्वली जा सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आप किसी इंसान को रोक रहे हो शॉप में जाने से, होटल में जाने से, तो ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी, है ना? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो उसमें ना जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी तो क्राइम है अपने यहाँ, ठीक है? तो आर्टिकल 17 में बोला गया, छुआछूत होता ना, जो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे हुआ करता था, जो कि भेदभाव होता था बहुत ज्यादा, तो ये तो क्राइम है, ठीक है? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, ये आर्टिकल 18 में है, मतलब कि कोई अपना ऐसे टाइटल नहीं ले सकता। पहले ब्रिटिशर्स टाइटल दिया करते थे, लॉर्ड वगैरह जमाने भर के टाइटल्स, है ना? अब नहीं चलता ऐसा कि किसी को अवार्ड मिला है तो वो अपने नाम के सामने अवार्ड लगा के घूम रहा है, ठीक है? ये सब नहीं चलता अब। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किस चीज़ों के बारे में? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो है ए है। राइट टू फॉर्म जो पीसफुली असेंबल, मतलब पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स की बात की जाती है यहाँ पर, मतलब कि पीसफुल आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है? पर ऐसा नहीं है हथियारों के साथ आप जो है लड़ने भिड़ने आ गए, ठीक है? तो ये आर्टिकल 19 के बी में है। फॉर्म एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, ठीक है? आप जो है फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? कहीं भी आप जा सकते हो अपने भारत देश में, है ना? कहीं भी आप रह सकते हो, ओके? इसके बारे में बात करते हैं, है ना? सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, कहीं पर रह सकते हो। और फिर उसके बाद में एफ जो है डिलीट कर दिया गया है, ये जो है जी है, ठीक है? कहीं भी आप जो है प्रोफेशन जो है आपका जो कैरी कर सकते हो, ठीक है? आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें दिया गया। एफ में ना राइट टू प्रॉपर्टी था, पर जो राइट टू प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इश्यू बनने लगेगा क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट दे दिया था, है ना? तो उसको चेंज कर दिया गया, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी होते हैं हमारे देश में, है ना? कहीं पे अगर रोडवेज़ बनानी है या फिर रेलवे निकालना है, ठीक है? तो प्रॉब्लम हो जाती है अगर प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हो जाता है तो, है ना?
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, तो ये आर्टिकल 20 में दिया गया है कि किसी भी इंसान को जो है आप अरेस्ट करते हो अगर, तो उसके ना कई सारे जैसे प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि जो एक इंसान को अगर अरेस्ट किया है ना तो उसको डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते, ओके। ठीक है, तो इसके भी कई सारे प्रोविजंस होते हैं ना कि अगर अरेस्ट करने के बाद अगर पर्सन के साथ में कुछ गलत ना हो, उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 21 जो है इसके बारे में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, है ना? जो एक अच्छी लाइफ जी सके इंसान, है ना? तो सबके पास में राइट टू लाइफ है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए ये बाद में ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, चेंज किया गया था संविधान में, उसमें ये आर्टिकल 21 ऐड किया गया था। सॉरी सॉरी, ये जो है 42nd अमेंडमेंट से नहीं, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था ये, ठीक है? 2002 में, तो इसको ऐड किया गया फंडामेंटल राइट के तौर पे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये जो है आर्टिकल 22 में है कि जो किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसको जो अरेस्ट किया जाता है तो जो उसको ना जुडिशियल कस्टडी में अगर वो मतलब कि उसको ना जो मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में पेश करना होगा, ठीक है? उसको जो है अरेस्ट करते हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि आपने अरेस्ट उसको क्यों किया है, ऐसा नहीं किसी को भी आप जेल में डाल दो, ठीक है? डिटेंशन की भी प्रोविज़न है, अगर कोई ऐसा तत्व है, ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की कहीं एंट्री होने वाली है ना? मतलब वो कहीं पर जाने वाले हैं, है ना? जैसे कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में ही वो जाने वाले हैं, ठीक है? उनकी विज़िट है, तो वहाँ पर अगर कोई इंसान है जो कि ऐसा लगता है कि वो अगर कुछ दंगे वगैरह भड़का सकता है या फिर सिक्योरिटी के लिए खतरा है ना? तो उसको ना डिटेन कर लिया जाता है, कुछ टाइम के लिए उसको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ठीक है? कि वो बाहर ना निकल सके, ओके? तो ये डिटेंशन की भी प्रोविज़न है यहाँ पर। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो अभी हमने आपको बताया था, तो आर्टिकल 23 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बताया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, मतलब कि आप इंसानों का जो है खरीदना बेचना नहीं कर सकते। एक इंसान को आप खरीद बेच नहीं सकते, ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए और फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती किसी से काम करवाया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन हजार्डियस जॉब्स, जैसे कि फायरवर्क्स की फैक्ट्रीज हो गई, वहां पर काम करवाते हैं बच्चों से। तो 14 साल के नीचे के बच्चों से तो कोई भी जो हजार्डियस वर्क है वो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, है ना? तो चाइल्ड लेबर तो होना ही नहीं चाहिए, आर्टिकल 24 में बोला गया है हमारे यहाँ, है ना? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है यहाँ पर हमारे यहाँ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, ओके? कि हर एक इंसान जो है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, अपने बिलीफ को जिस तरीके से वो चाहे, ठीक है? और अपने रिलीजन को जो है मत उसका जो है प्रचार भी कर सकता है ना? पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है किसी और को रिलीजियस कन्वर्जन कराए, ठीक है? ज़बरदस्ती, तो ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 25 में ये दिया गया है। आर्टिकल 26 में दिया गया है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे टेम्पल होते हैं, है ना? उसमें कई सारा दान-धर्म वगैरह आता है, तो आप अपने रिलीजन वगैरह के जो अफेयर्स हैं उसको मैनेज कर सकें, है ना? अपनी अथॉरिटीज़ को आप अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे गुरुद्वारा को मैनेज करने के लिए लोग होते हैं, है ना? तो कई सारे जो टेम्पल, मस्जिद वगैरह हर जगह अपने रिलीजन अफेयर को मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 27 में बोला गया है कि आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जो रिलीजन के प्रमोशन के लिए, तो कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो टैक्स जो होता है ना उसमें आपको कोई सर्विस नहीं मिलती है, टैक्स आपको जैसे कि टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, पर फी होती है ना, अगर फी आप पे करते हो तो आपको जो है सर्विसेज मिलती है उसके एक्सचेंज में, है ना? कि आपने कुछ पैसे दिए तो आपको उसके बदले में कुछ मिलता है, पर टैक्सेस में ऐसा नहीं होता, तो टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 28 में है कि फ्रीडम है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह, वर्शिप वगैरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अटेंड करना जरूरी नहीं है, ठीक है? अगर वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का है, ठीक है? गवर्नमेंट से उसको पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पर तो बिल भी ये जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ये सब नहीं चलता है ना? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चलता है, स्कूल वगैरह में, है ना? पर यहाँ पर नहीं चलेगा। आर्टिकल 30 जो 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशन राइट दिए गए हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर उनको लगता है कि उनकी लैंग्वेज या फिर उनके जो कल्चर में कुछ मतलब विलुप्त होने की कगार पे या फिर उनका कुछ
मतलब उनको बचा के रखना है, तो वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 29 में दिया गया है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना? आर्टिकल 30 में जो ये स्पेशल राइट दिया गया है माइनॉरिटीज़ को कि अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो सेटअप कर सकते हैं, है ना? जैसे कि मुस्लिम्स मदरसाज़ होते हैं, है ना? तो वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करके पढ़ाई-लिखाई करवा सकते हैं ना, तो ये भी अधिकार दिया गया है माइनॉरिटीज़ को। आर्टिकल 32 है, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था इसको बी आर अम्बेडकर जी ने, है ना? तो इसमें क्या है, राइट टू मूव टू कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट जो है इश्यू करते हैं डायरेक्शन, ऑर्डर्स एंड रिट्स, ताकि आपके राइट्स को फोर्स में लाया जाए, है ना? तो ये जो है आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। ओके, तो अभी ना जो अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पर, है ना? तो ये एग्जाम्पल तो क्लियर डिस्क्रिमिनेशन के थे, है ना? यहाँ पर भेदभाव हो रहा था। जो पहले वाले में देखा हमने कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, दूसरे वाले में जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड है? नहीं है भाई, जस्टिफाइड है ना? राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, है ना? ये प्रोवाइड करते हैं असेस सभी लोगों को, पब्लिक प्लेसेस, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है इंसान, शॉप में, होटल में, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स हो गया, बाथिंग घाट्स हो गए जो होते हैं ना, गंगा किनारे वगैरह, हर जगह घाट वगैरह होते हैं, तो वहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप में जा सकते हो। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी जगह पर जाने पर, यहाँ पर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 में ही बोला गया है, प्रोहिबिट करते हैं किसी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, है ना? हर एक इंसान को अधिकार है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह सब कर सके। राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो राइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, पर इनको प्रैक्टिस नहीं किया जाता उतना ज्यादा, अगर आप देखें तो, है ना? जो पहले भी ये देखने को नहीं मिलता था, जैसे कि अभी भी कई बार भेदभाव हो जाता है और जेंडर इनइक्वालिटी तो खत्म करने की कोशिश करते ही ये लोग, है ना? पर जो ये जो है फैमिली में सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है? ये फैमिली में ही इनबिल्ड है, तो फैमिली से ही खत्म करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। जेंडर इनइक्वालिटी हर एक जगह पर है, ठीक है? जितने भी इंस्टीट्यूशन देख लो वहां पर वुमेन्स की संख्या कितनी कम है ना? वहां पर काम करने वाली जो, या फिर अगर वुमेन्स को देखो तो हायर पोजीशन भी नहीं मिलती है उनको, है ना? तो हर जगह प्रॉब्लम है, तो धीरे-धीरे खत्म हो रही है, ठीक है? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी तो क्राइम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है? इनइक्वालिटी का वर्स्ट जो बोले तो वही फेस देखने को मिलता है, अनटचेबिलिटी। तो इसको एबॉलिश किया गया है अंडर द राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो आ जाता है ये 14 से 18 आर्टिकल जो है ना, उसमें आर्टिकल 17 जो है राइट टू जो सॉरी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट भी बनाया गया था, है ना? 1955 का। तो सेम राइट जो है ये प्रोवाइड किया गया है दैट द स्टेट जो है उनको स्टेट कन्फर नो टाइटल, तो मतलब कोई टाइटल नहीं देगा, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कोई टाइटल नहीं देगी किसी भी पर्सन को, एक्सेप्ट जो एक्सेल करते हैं मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में। मिलिट्री में जो मेडल वगैरह मिलते हैं ना वो अलग बात हो जाती है, ठीक है? और एकेडमिक फील्ड जो कि अगर डॉक्टर मिला है तो डॉक्टर टाइटल तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? इन चीजों को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज में टाइटल वगैरह नहीं दिया जाता है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है हमारे इंडिया को एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाता है। सेंस ऑफ इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी के साथ में डिग्निटी भी आती है ना? स्टेटस जो है सभी लोगों का क्या होगा सिटीजन में, तो इक्वल होगा, तो किसी में भेदभाव की भावना नहीं आएगी, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, है ना? तो इसकी बात करते हैं। आपने प्रियम्बल पढ़ा है? हमने प्रियम्बल भी आपको पढ़ाया था, किस क्लास में पढ़ाया था? 9th 10th 9th में पढ़ाया था शायद। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिस्क्राइब करते हैं, प्रियम्बल में दिया गया है इक्वालिटी के बारे में, ठीक है? तो प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगा टू थिंग्स, इक्वालिटी के बारे में और जो स्टेटस ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको प्रियम्बल में मिल जाएगा, ठीक है? लिखा है उसमें। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल 16 का 4 दिया गया है यहाँ पर, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ, ये दिया तो गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें रिजर्वेशन भी दे सकता है स्टेट, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि रोकता है स्टेट को कि स्टेट जो है रिजर्वेशन ना प्रोवाइड कर पाए। जो अपॉइंटमेंट वगैरह है पोस्ट में फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो कि सिटीजन है, ठीक है? उनकी कंडीशन ठीक नहीं है तो उनके लिए रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? वुमेन्स के लिए भी हो सकता है रिजर्वेशन, है ना? तो ताकि उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके सर्विस में, है ना? किसी भी सर्विस में स्टेज की, है ना?
तो ये हो गया आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है हर एक सिटीजन जो है सोसाइटी में सारे सेक्शन जो है उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? उनके पास में इक्वल जो है अधिकार है और इक्वल जो है उनके पास में जो चीजें हैं कि वो जो है compete कर सकें, ठीक है? बट इन दिस सोसाइटी वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, पर सोसाइटी में तो कई सारी सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। तो क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लेरिफाई करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कुछ सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनको हमेशा से दबाया गया है ना? उनके साथ में गलत हुआ है हमेशा से, तो उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन ला सकती है गवर्नमेंट, स्कीम्स ला सकती है ताकि उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है? चिल्ड्रन को इग्नोर किया जाता है तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं, ठीक है? स्कीम्स वगैरह वुमेन्स के लिए, ओके, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो पीपल है ना उनके लिए। हमारे संविधान में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, पर रिजर्वेशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर, और इकोनॉमिक का क्राइटेरिया कभी खत्म होता ही नहीं है ना? कोई ना कोई एक दूसरे से अमीर गरीब देखने को मिलेगा ही, मतलब कि अगर कोई स्कूटर वाला है और कोई कार वाला है तो वो एक दूसरे को, स्कूटर वाला अपने आप को गरीब समझेगा कार वाले से, अगर किसी के पास में मर्सिडीज है और किसी के पास में नॉर्मल कार है तो वो अपने आप को गरीब समझेगा। तो ये इकोनॉमिक का क्राइटेरिया जो है ना, एक बेटर लिविंग कंडीशन होने के बाद भी इंसान अपने आप को गरीब समझने लगता है। तो ये इकोनॉमी के बेसिस पे हमारे संविधान में रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया गया था, पर ये गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया गया है ना। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के बेसिस पे हमारे यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है ना। तो आपने रिजर्वेशन के बारे में सुना होगा, जॉब्स में है ना, एडमिशन में भी होता है। तो आप सोचते हो कि रिजर्वेशन अगर फॉलो करते हैं तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का क्या है फिर, है ना? मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि इक्वालिटी का वॉयलेशन हो रहा है, पर आर्टिकल 16 के 4 में ही दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, एकदम क्लैरिफाई किया है कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन को आप वॉयलेशन ऑफ इक्वालिटी नहीं समझेंगे, ठीक है? ये अगर आप स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ज़रूरी है रिजर्वेशन, ठीक है? ताकि फुलफिलमेंट हो सके राइट टू इक्वल अपॉर्च्युनिटी। इक्वल अपॉर्च्युनिटी फुलफिल करने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलॉन्ग करते हैं ना, उनको वो उतनी अच्छी कंडीशन नहीं मिली जो पढ़ सकें, वो आगे बढ़ सकें, तो उनको रिजर्वेशन थोड़ा-सा रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनको पुश दिया जाता है कि वो आगे बढ़ सकें, है ना? तो इक्वल अपॉर्च्युनिटी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, ओके। अब यहाँ पर ना आर्टिकल 21 की बात करेंगे अभी। तो यू आर द जज, आप अगर जज हैं तो आप क्या बोलेंगे? यू हैव रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम द हाथी बंधु, जिसमें क्लेरिफाई आइडेंटिफाई किया गया है, उसने अपने आप को बोला है कि वो मेंबर है दलित कम्युनिटी का पूरी उड़ीसा में। मैन जो है इस कम्युनिटी का, उसने रिफ्यूज कर दिया गया, मैन फ्रॉम दिस कम्युनिटी रिफ्यूज टू फॉलो अ कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी। तो उस इंसान ने क्या किया, उसने मना कर दिया जो कम्युनिटी उस कम्युनिटी को, जो कि अपना कस्टम बना के रखे थे, अपना एक रूल बना करके उन्होंने रखा था कि कोई भी अगर जो शादी वगैरह होती है तो उसमें जो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपर कास्ट जो है उनका जो ग्रूम हो गया, जो दूल्हा हो गया और उसके गेस्ट हैं, उनके पैर धोने पड़ेंगे मैरिज के टाइम पर, ठीक है? तो इन रिवेंज 4 वुमेन्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी, तो 4 वुमेन जो इस कम्युनिटी की थी ना, उनको मारा गया कपड़े उतार के, ठीक है? तो यहाँ पर सॉरी, परेड किया गया, यहाँ पर उनको पीटा गया और उनको परेड करवाया गया, क्योंकि उस इंसान ने मना कर दिया था ऐसा करने के लिए कि वो पैर वगैरह नहीं धोएगा, ठीक है? तो उनके यहाँ विमेन के साथ में इतनी बर्बरता की गई, मतलब इतना ज्यादा अत्याचार किया गया। तो पोस्ट कार्ड राइटर कहता है कि आर चिल्ड्रन, सॉरी, जो मतलब कि पोस्ट कार्ड जो लिखने वाला है वो कह रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं एजुकेटेड हैं, बट they are not willing to do the customary job of washing the feet of the upper caste men, clear the leftovers after the marriage feast and wash the utensils। बोलते हैं कि इनके बच्चे जो हैं, जो ये मैसेज लिख रहे हैं, सॉरी, ये जो पोस्ट कार्ड में लिख रहे हैं ना, लेटर लिख रहे हैं, बोलते हैं कि इनके बच्चे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये सब काम नहीं करेंगे, कस्टमरी जॉब जो मतलब कस्टम के जो पुराने रीति रिवाजों के साथ में चला आ रहा है कि लोगों के ये पैर धोना और ये सब अपर कास्ट वाले कास्ट के बेसिस पे पैर धुलवा रहे हैं ये लोग, ठीक है? और जो बचा हुआ खाने का जो सामान है उसको
साफ-सफाई करना और बर्तन वगैरह धोना, तो वो बोलते हैं ऐसे काम तो हम लोग नहीं करेंगे। अगर आप इसको अज़्यूम करते हो, ठीक है? फैक्ट गिवन अबव आर करेक्ट, यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है इसमें कि कौन से फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है यहाँ पर और गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस केस में, ठीक है? पहले तो फंडामेंटल राइट का यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है, ठीक है? हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आर्टिकल 15 का हनन हो रहा है, यहाँ पर वॉयलेशन हो रहा है। जो कास्ट के बेसिस पे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है? और जो यहाँ पर जो है उनके साथ में जो एक फंडामेंटल ड्यूटी का भी हनन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी होती है जो कि सिटीज़न को फॉलो करनी होती है ना? अपने कंट्री के प्रति कुछ ड्यूटीज़ होती है, तो यहाँ पर एक ड्यूटी है कि ऐसी प्रैक्टिसेज़ जो डेरोगेटरी है डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए, मतलब कि आपको प्रैक्टिस नहीं करना ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि एक महिला का जो है उसकी इंसल्ट कर रहे हैं या फिर कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, तो ऐसी प्रैक्टिसेस या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है ना? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी होती है, तो उसका भी वॉयलेशन हो रहा है यहाँ पर, ओके? और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। तो गवर्नमेंट को इस केस में क्या करना चाहिए? आप क्या ऑर्डर दोगे गवर्नमेंट को? आप भी ये सोच सकते हो, है ना? गवर्नमेंट को जो है एक तो यहाँ पर जो है जो इंसान ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको तो पहले जो वुमेन्स को ये परेड वगैरह करवाना और मारना इस इंसान को, है ना? तो ये सब हरकत करने वाले लोगों को तो पहले अरेस्ट करना चाहिए, है ना? उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई दूसरा इंसान ऐसी हरकतें ना कर सके। वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना चाहिए, वहाँ पर एजुकेशन जो है बच्चों की वहाँ पर इंक्लूड करवाना चाहिए, ये सब फंडामेंटल राइट के बारे में, इक्वल अधिकारों के बारे में पढ़ाना चाहिए लोगों को, है ना? ताकि ये सब छूट सके। और ये सब प्रैक्टिसेस तो बिल्कुल ही बैन कर देनी चाहिए कि ऐसी हरकतें ना हो, ठीक है? कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करके ये सब ना किया जाए। और जिन लोगों ने ऐसा ये जो ऐसे एक्ट किया है लोगों के जो मारा-पीटी करना, ये परेड परेड करवाना निग, तो इन लोगों को तो बिल्कुल ही कड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए, ओके? गवर्नमेंट को ऐसे मेजर लेना चाहिए और किसी के साथ में ऐसा ना हो, ये भी इंश्योर करना चाहिए, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अभी ना हम आगे का चैप्टर जो है सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट देखना, ओके? और इससे पहले वाला चैप्टर भी अपलोड किया हुआ है हमने फर्स्ट चैप्टर, तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ओके? प्लेलिस्ट में सारे सेव कर दिए हैं, ओके? बाय।